क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ तुम बोलो बाद में, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं करता नहीं हूँ रिकॉर्डिंग अब, सर इसलिए। ठीक है। सर थोड़ा वीक स्टूडेंट होना इसलिए चाहिए सर। नहीं, कहाँ भी की स्टूडेंट हो तुम। क्या बात है। सर बहुत कम मैनेज हो पाता है, पता है सर, जॉब ऊपर अरे से सर। कुछ कुछ नहीं, सब मैनेज होता है। हो देखो नहीं पा दिलीप, रहा सर। डायूरेटिक मेडिसिन क्या होते हैं और एंटी डायूरेटिक मेडिसिन क्या होते हैं, ठीक है। यूरेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के प्रोडक्शन को हम यूरेसिस बोलते हैं, ठीक है। और डायूरेसिस मतलब यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना, है ना। तो मेडिकली कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि हमको यूरिन के फ्लो को कम भी करना पड़ता है, यूरिन के प्रोडक्शन को कम भी करना पड़ता है और उसको बढ़ाना भी पड़ता है, ठीक है। तो हम जो दवाइयां यूज करते हैं वो दवाइयां किडनी पे काम करती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है, किडनी में होता है। किडनी में भी कहाँ पर होता है, बोमन कैप्सूल में होता है। और बोमन कैप्सूल किसका पार्ट होता है, नेफ्रॉन का पार्ट होता है। ये देखो यहाँ नेफ्रॉन दिख रहा है आपको, ये है रीनल सिस्टम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रीनल सिस्टम। इसमें ये देखो किडनी लेफ्ट और राइट में, और ये यहाँ पर है यूरेटर। ओके, दिस इज यूरेटर। यूरेटर जो पाइप होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड रहता है, और यहाँ पर होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से यूरिन पास करते हैं, ठीक है। यूरिन पास होती है यूरेथ्रा से, और ये कनेक्टेड होता है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर एक थैली होती है, जब भर जाती है तो व्यक्ति को यूरिन का सेंसेशन आता है और वो यूरिन पास करता है, ठीक है। और ये कनेक्टेड होती है किडनी से, और किडनी से ये जो कनेक्टिविटी है ये यूरेटर के थ्रू होती है। यूरेटर इज अ पाइप। ये दिख रहा है आपको, लेफ्ट और राइट में दो पाइप दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स, ये क्या है, किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। तो हार्ट ने जब ब्लड पंप किया तो किडनी के पास ब्लड आया, किडनी ने उसको फिल्टर कर दिया। अब किडनी ने जब उसको फिल्टर किया, तो हमने यदि उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया तो यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा, और हमने यदि उसको रीअब्जॉर्ब नहीं किया तो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब तुम अंदाजा लगाओ कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें मुझे यूरिन के प्रोडक्शन को रोकने की जरूरत भी पड़ सकती है। सपोज एक पेशेंट है, वो बार बार बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है उसको, वो बिस्तर गीला कर देता है, रात में सोता है बिस्तर गीला कर देता है, रात में सोता है बिस्तर गीला कर देता है। मैं यदि उसको एंटी डायूरेटिक मेडिसिन देके सुलाऊं तो काफी हद तक उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना, क्यों दिलीप। सर एंटी डायग्यूरिटिक क्या बोले हो? एंटी डायूरेटिक। अच्छा डायूरेटिक, ओके सर ओके। हाँ, यूरिन मतलब, यूरिन का मतलब तो पता है, उसी से बना है यूरिन। यूरेसिस, और उसी से बना है डाईयूरेटिक्स, ठीक है, डाईयूरेटिक्स, है ना। तो डाईयूरेटिक ड्रग्स यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, यूरिन के फ्लो को बढ़ाएंगे, व्यक्ति मतलब खुल के पेशाब होगी उसको, यदि मैं देसी भाषा में कहूँ तो, ठीक है। और जिसको हम डाईयूरेटिक देंगे उसकी पेशाब बंद कर देंगे हम, जाओ अब तुम मत करो, ठीक है। तो ऐसा है डायूरेटिक ड्रग्स और एंटी डायूरेटिक ड्रग्स। और ये कहाँ पर काम करते हैं, बॉडी के किस हिस्से पे काम करेंगे, किडनी पे काम करेंगे। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ना। अब हम वहां लौटते हैं जहां पर हमें एक्चुअली होना चाहिए। ये स्क्रीन दिख रही है आपको, अभी जो स्क्रीन दिखा रहा हूँ, रुको एक मिनट, फिर से शेयर करता हूँ। हम्म। तो ये देखिए, एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक रिड्यूस और इनहिबिट यूरिन वॉल्यूम, और रिड्यूस और इनहिबिट वाटर एलिमिनेशन। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एंटी डायूरेटिक ड्रग्स का, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन में आता है सबसे पहले एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स, जिसमें आता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो इसके एनालॉग्स हम देते हैं। एनालॉग सर होता ये है होते क्या, थोड़ा इनके बारे में बताते जाओ सर, तो वेपन्स क्या होते हैं? ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को कम करता है, ठीक है। जैसे जो हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं उसमें यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, तो वहां पर हम डायूरेटिक ड्रग्स यूज करते हैं, है ना। और हमारी बॉडी में नेचुरली होम्योस्टेसिस बनाने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, यूरिन के प्रोडक्शन को नेचुरली कम कर देगा, ठीक है, नेचुरली कम कर देगा। अब नेचुरली कम करने की जरूरत कहाँ पड़ सकती है बताओ, तुम ही बताओ, सोचो। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कब रिलीज होगा, जब हमारी बॉडी में प्रेशर
ज्यादा बढ़ेगा यूरिन की मात्रा, यूरिन के लिए। यदि हमारी बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। और यदि हमारी बॉडी में प्रेशर बढ़ गया तो एंटी डायूरेटिक रिलीज होगा क्या? होगा सर। एंटी डायूरेटिक रिलीज होगा हम्म। यदि प्रेशर बढ़ जाएगा तो। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कब रिलीज होता है, ध्यान से सुनो। जब हमारे बॉडी में प्रेशर बढ़ता है तो हमारी किडनी में बैरो रिसेप्टार प्रेजेंट रहते हैं। बैरोमीटर सुना है आपने? बैरोमीटर क्या होता है? प्रेशर को मेजर करता है। प्रेशर को मेजर करता है। तो हमारे किडनी में बैरो रिसेप्टार प्रेजेंट रहते हैं। और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो बैरो रिसेप्टार ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं। ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं कि भाई बॉडी में अब प्रेशर बढ़ गया है। तो जब बॉडी में प्रेशर बढ़ गया है तो बढ़े हुए प्रेशर को कम कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? जब बॉडी से फ्लूइड कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो बॉडी से फ्लूइड कब कम होगा? जब बॉडी से एक्सक्रीशन बढ़ेगा फ्लूइड का। और बॉडी से फ्लूइड का एक्सक्रीशन कब बढ़ेगा? जब डाइयूरेसिस होगी, है ना? तो डाइयूरेसिस का मतलब होता है यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ना, और ये तब बढ़ेगा जब बॉडी में प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है? तो जब बॉडी में प्रेशर कम हो जाएगा तब एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा और बॉडी के प्रेशर को बढ़ाएगा। ठीक है? और इस हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन। क्या है? वैसोप्रेसिन। कहाँ से रिलीज होता है ये? किडनी से रिलीज होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। और ये क्या करता है? यूरिन के प्रोडक्शन को कम करेगा। ठीक है? और यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो बॉडी में फिर से प्रेशर बढ़ जाएगा। और कौन सी कंडीशन है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। ठीक है? हम्म। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? हमारी बॉडी से पानी ज्यादा एक्सक्रीट आउट होता है ना? जैसा कि अभी आरती ने बताया कि यूरिन में, यूरिन का जो कंपोजिशन होता है उसमें सबसे ज्यादा तो वाटर होता है। सबसे ज्यादा वाटर होता है। तो वाटर यदि बॉडी से ज्यादा बाहर जाएगा तो बॉडी में प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? बताओ दिलीप। सर अगर बॉडी से वाटर ज्यादा बाहर जाएगा तो सर प्रेशर कम ही होगा सर। बिल्कुल सही बात है। अब तुम मुझे बताओ, यदि प्रेशर कम होगा तो उस केस में एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा कि नहीं? क्योंकि एंटी अगर डायूरेटिक हार्मोन जब रिलीज होगा तो यूरिन के प्रोडक्शन को कम किया जाएगा, तो बॉडी में प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ सर, क्या क्वेश्चन किया फिर पूछना सर एक बार, फिर से बताना सर क्वेश्चन। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करेगा? हम्म। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंटी हम्म। डायूरेटिक हार्मोन करता क्या है? एंटी डायूरेसिस क्या होता है ये बताओ पहले तो। मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा क्लासेस अटेंड कर ली, अब तुम्हें सब बाउंसर मार रहा है। श्रद्धा, नहीं सर, आपको आज समझ में एग्जाम। आया? श्रद्धा, नो सर। आपको भी समझ में नहीं आया? सर मैं नो। इसलिए तो क्रॉस क्वेश्चन करता रहता हूँ बीच बीच में, अच्छा, अगर किसी को चलो बोर तो ठीक लगता है हूँ। ठीक है ठीक है। आरती, आपको समझ में आया? आरती को तो आ जी गया सर। होगा। हाँ बताओ आरती, इन लोग को समझाओ, ये लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या होता है एंटी डायूरेटिक और डायूरेटिक्स? सर एंटी डायरेटिक सर यूरिन यूरिन वॉल्यूम जो होता है उसको रिड्यूस करता है और ठीक डायरेटिक्स है, बढ़ाता है, देखो फ्लो इतना इजी। बढ़ाता है। इजी तो है सर ये है बायो ना? की स्टूडेंट है लगता है। नहीं, आरती बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ओह, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। हम्म। ठीक है, देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको। डायूरेटिक्स वो होते हैं जो यूरिन के फ्लो को बढ़ा देंगे। ठीक है? इसका एग्जाम्पल है, जैसे अल्कोहल ले लो। कोई व्यक्ति यदि शराब पी ले तो वो पेशाब बार बार जाता है। अब तुमको शुद्ध हिंदी में समझाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो अल्कोहल क्या है? डायूरेटिक हुआ कि नहीं? है हम्म। ना? क्यों दिलीप? हम्म। जो व्यक्ति शराब पीता है वो ज्यादा यूरिन के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है? मतलब अल्कोहल यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, यूरिन के फ्लो को बढ़ा देगा, तो यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो बॉडी से फ्लूइड बाहर ज्यादा जाएगा या नहीं? जाएगा ठीक है? सर। तो ठीक। हमको उसको कम भी करना पड़ सकता है और उसको कभी कभी यूरिन के फ्लो को बढ़ाना भी पड़ सकता है। हमने देखा कि भैया एक एक व्यक्ति सोने गया तो उसने आज बेड बिस्तर गीला कर दिया। फिर कल सोने गया, बिस्तर गीला कर दिया। वो डॉक्टर के पास गया, साहब मैं बिस्तर गीला कर देता हूँ, कुछ बताओ। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, तुम्हारी बंद कर देते हैं।
तुम रात में ये गोली खा के सो जाना, तो उसको कौन सी दवाई दी होगी? डायूरेटिक दियो। क्या यार दिले, तुमने हद कर दी यार सही एंटी डायरेटिक। अच्छा सॉरी, एंटी डायूरेटिक, सॉरी, हाँ सर। एंटी सर कोई बात डायूरेटिक नहीं देंगे ना, सर। तभी तो। सर एक अगर नहीं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा सर, मेरी गलती होगी तभी तो मैं सीखूंगा सर, ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गलती कर सकते हो। तो हम उसको हाँ एंटी डायूरेटिक दवाई देंगे, ठीक है, ठीक है तो सर, उसकी ओके रुक ओके ओके। जाएगी। इतना तो याद ठीक है। रखोगे कि किसी की हाँ रोकना सर है तो उसको रखेंगे। एंटी डायूरेटिक, और किसी की ठीक है लाना है सर, तो उसको डायूरेटिक। डायूरेटिक। इतना याद रखना है ना। अब ये जो एंटी डायूरेटिक्स है, ये दवाई हम बाहर से तो देते हैं, ये बात से तो आप भी सहमत हो, लेकिन नेचुरली भी एक हार्मोन बॉडी में बनता है जो यही काम करता है, रोकने का काम करता है नेचुरली, है ना। नेचुरली वो रोकने का काम करेगा, लेकिन वो कब करेगा? जब बॉडी में प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उसको बढ़ाने के लिए वो रोक देगा। ठीक है, रोक देगा तो बॉडी का प्रेशर फिर से मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है कि नहीं। हम्म। अब जैसे कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो आप उसको कौन सी दवाई दोगे बताओ? क्यों आरती, हाइपरटेंशन के पेशेंट को मैं कौन सी दवाई दूंगा, डायूरेटिक या एंटी डायूरेटिक? सर एंटी डायरेटिक दोगे ना? बिल्कुल सही बात है। हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ऑलरेडी उसका बीपी बहुत हाई चल रहा है ना, तो मैं उसको यदि एंटी डायूरेटिक दूंगा तो उसकी यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उसकी बॉडी में प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और पेशेंट की जान चली जाएगी, है ना। तो जो सर डायूरेटिक दवाइयां हैं सर वो हाई बीपी बीपी के के पेशेंट लिए को दी जाती है, नहीं ठीक दी है। जाती है सर। वही तो, हाई बीपी के मेरे को पेशेंट को डायूरेटिक दवाइयां दी जाएगी, तभी तो उसका सर, बॉडी का प्रेशर कम होगा, और प्रेशर सर ये कम ये होगा तो तो वो सर। जिंदा रहेगा वो। नहीं तो आप खुद सोचो, उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपने उसकी और रोक दी, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर तो बहुत बढ़ जाएगा। तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट रहते हैं उनको डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती है, ताकि उनका बीपी कंट्रोल रहे, ठीक है। बीपी मींस ब्लड प्रेशर, अच्छा है ना। ठीक है सर। तो ये दवाइयां उनको दी जाती है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसमें वैसोप्रेसिन आता है, वैसोप्रेसिन के एनालॉग्स दिए जाते हैं। अब समझो एनालॉग्स क्या होते हैं, है ना। अब बॉडी वैसोप्रेसिन नहीं बना रही किसी कारण से, तो हमने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नली उसको वैसोप्रेसिन जैसा दिखने वाला एक ड्रग दे दिया, उसको हम एनालॉग बोलते हैं। होता है ना, कई बार कोई ताला ताला हमसे खुलता नहीं, तो हम क्या दिखाते, भैया ऐसी चाबी बना के दे दो यार, ये तो ओरिजिनल चाबी है, लेकिन इससे किसी कारण से गुम हो गई है जो भी है, तो मुझे, या मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं दूसरी चाबी से कभी खोल पाऊं, तो हम वो चाबी दिखाते हैं, तो उसके जैसी चाबी सौ बना के दे देता है, तो इसको बोलते सौ हैं तालों की एनालॉग। एक चाबी आती है सर उसको। क्या? 100 तालों की एक चाबी वाली बना दो। सही है। तो वैसोप्रेसिन एनालॉग जिसको बोलते हैं डेस्मोप्रेसिन, ठीक है, और इसमें थायाजाइड डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, जिसमें आता है एग्जांपल क्लोरथायाजाइड, और इसके क्लिनिकल थायराइड क्या यूज होता क्या है है? थायाजाइड, थायाजाइड एक सर? रिंग होती है, अभी स्ट्रक्चर में आगे बताऊंगा, आगे स्ट्रक्चर आएगा ये देखो, है ना, अभी बताऊंगा। तो थायाजाइड डेरिवेटिव, देखो कोई भी दवाई है तो उसका स्ट्रक्चर होगा कि नहीं दिलीप, ये बताओ, बिल्कुल श्योर होगा सर। है ना। और उसके स्ट्रक्चर की वजह से ही तो वो एक्शन दे पाएगी, बिल्कुल। देगी कि नहीं। कोई ताला कब खुलता है, जब चाबी उसमें सही साट फिट हो जाए, तभी ताला खुलता है। तो दवाई एक्शन तभी देती है जब उसमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से उसका एक्शन आता है, नहीं तो दवाई एक्शन नहीं दे पाएगी। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम दवाइयों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और वो दवाइयों की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और वो दवाइयाँ किन कंडीशंस में यूज होती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि एंटी डायूरेटिक ड्रग्स किन कंडीशन में यूज होगी, तो जैसे शुगर के पेशेंट में यूज होगी, डिहाइड्रेशन के पेशेंट में यूज होगी, बेड वेटिंग के पेशेंट में यूज होगी, है ना। तो यहाँ पर हम एंटी डायूरेटिक मेडिसिन का यूज करेंगे, ठीक है। इनका मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी बताया। अब आपने बेटा जो सवाल पूछा है कि थायराइड डेरिवेटिव होते क्या है, तो ये हमको पढ़ना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, हमारे छोड़ दो सिलेबस में केवल है डायूरेटिक दवाइयाँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी सर। फिर भी हमसे पूछ लेते हैं कि भाई एंटी डायूरेटिक क्या होता है ना। जबकि हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमको इसकी एक भी दवाई नहीं पढ़नी है, ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये कोई दवाई हमें नहीं पढ़नी है, ये मैंने आपको केवल जनरल नॉलेज के लिए बताई है। अब जो हमको दवाइयाँ पढ़नी है वो है डायूरेटिक्स की दवाइयाँ, तो डायूरेटिक की दवाई है ये वाली, ठीक है।
जिसमें ये सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। तो हमको थायाजाइड की भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको ये डेफिनेशन इसलिए बताई है एंटी डायूरेटिक की, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? ऐसे मेडिसिन ये होते प्रेशर हैं को जिनको हम बढ़ाता है। वाटर पिल्स भी कहते हैं। ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाते हैं, ठीक है। बढ़ाता है। और रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे ये? डायूरेटिक रीअब्जॉर्प्शन को कम करेंगे या बढ़ाएंगे? कम कर देंगे सर ये। बिल्कुल सही कहा। क्या बात है दिलीप, तुमको तो बिल्कुल सर समझ में नहीं, आ गया। सर बेसिक्स अगर फंडामेंटल क्लियर तो सर इजीली वे में सर आगे हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए तो सही मैं है। मैम को बोलता हूँ सर बेसिक्स अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना सर, तो हाँ एग्जिट एग्जाम के लिए भी सर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे सर। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ठीक है। इसीलिए अब सर किडनी में फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? क्वेश्चन पूछता ग्लोमेरुलस रहता में। हूँ, बट गलत तो लगता होगा। किडनी में फिल्ट्रेशन कहाँ होगा? हम्म, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? 120 ml पर मिनट। मतलब एक एक मिनट में 120 ml फिल्टर कर देगा, ठीक है। कितने में से? 1 लीटर में से, है ना। मैंने आपको बताया कि हार्ट ने जो 5 लीटर ब्लड पंप किया, तो उसमें से 1 लीटर किडनी के पास गया। तो किडनी में ने उसमें से क्या कर दिया? 100 ml फिल्टर करके बना दिया। अब वो 100 ml में से 1 ml यूरिन बनता है। नेचुरली नेचुरली 1 ml यूरिन बनता है। पर हमने यदि उस प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ की, तो या तो यूरिन ज्यादा बना सकते हैं हम, या तो कम बना सकते हैं, ठीक है। तो जो ज्यादा बनाएंगे वो होंगे डायूरेटिक्स, और जो कम बना देंगे वो होंगे एंटी डायूरेटिक्स। और हम्म। ये जो डायूरेटिक्स है इनको वाटर पिल्स भी कहते हैं, ठीक है। वाटर पिल्स क्यों कहते हैं बताओ? वाटर पिल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, इसलिए इनको बढ़ा रहे हैं। वाटर पिल्स कहते हैं। बिल्कुल। अब हम कहाँ यूज करते हैं इसको? किन कंडीशंस में यूज हाइपरटेंशन करेंगे? के लिए। हाइपरटेंशन का पेशेंट है, कंजेस्टिव हार्ट हम्म, फेलियर का पेशेंट है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी हो गई ब्लॉक। कोरोनरी आर्टरी हो गई ब्लॉक, तो उस ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमको फिर प्रेशर कम करना पड़ेगा। हाई बीपी के केस में यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना। तब हम उस केस में यूज कर सकते हैं। हो सकता है हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाए, है ना। इलेक्ट्रोलाइट बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसको कम करने के लिए हम डायूरेटिक्स का यूज करेंगे। फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर यदि ऑस्मोटिक हमको प्रेशर। मेंटेन करना होगा, तब हम डायूरेसिस यूज करेंगे। इडीमा, इडीमा मतलब बॉडी में सूजन आ गई, बॉडी सूज गई, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट के पैर सूज जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं। सूजी सूजी सी हम्म। बॉडी देखी है कभी किसी की? और हाँ उसकी सर। बॉडी क्यों सूज गई? क्योंकि उसकी बॉडी में फ्लूइड का डिपोजिशन बढ़ गया। सर तो हमको, ऑस्मेटिक मतलब स्वेलिंग लाइक दैट है। हाँ स्वेलिंग, सूजन, ओके सूजन सर। को बोलते हैं इडीमा। और इडीमा बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, या पूरी बॉडी पे भी हो सकता है। सब जगह हो सकती है। जिन पेशेंट की किडनी काम नहीं करती, किडनी खराब हो जाती है, उनकी बॉडी में सूजन आना शुरू हो जाती है ना। हम्म। किडनी हम्म। काम नहीं करेगी तो क्या होगा? तुम बताओ मुझे, यदि तुम चाय छान रहे हो, और तुम्हारी चाय की जो छन्नी है उसके सारे जो छिद्र है, जो होल है, वो सब भर गए हैं, तो चाय नीचे जाएगी क्या? नहीं चाहिए। नहीं जाएगी ना। तो ऊपर से ओवरफ्लो होगी, या तो वो बढ़ जाएगी छन्नी में, यही होगा ना। हम्म, तो हमारी किडनी जब फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाती है, तो बताओ हमारी बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा कि नहीं? क्यों बढ़ेगा दिलीप? सर। अब बताओ बढ़ेगा। फ्लूइड बढ़ेगा तो बॉडी सूजेगी कि नहीं? बिल्कुल सोचेगी सर। बस तो फिर तो किडनी काम नहीं करती, तो व्यक्ति की पूरी बॉडी में सूजन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम्म। इडीमा। और इडीमा पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट पे भी आ सकता है, और पूरी बॉडी में भी आ सकता है। अगर सर हमें मान लो 103 अगर फीवर हो गया तो सर हमारे शरीर में फ्लूइड्स की कमी आ जाएगी ना सर। हाँ, यदि फीवर हो गया तो फ्लूइड की कमी आ जाएगी, क्योंकि फीवर के केस ठीक है। में आपको स्वेटिंग भी होगी। डिहाइड्रेशन फीवर हो जाता है आएगा सर तो, उस टाइम पे ना। है ना। ठीक है सर। तो स्वेटिंग यदि आप कोई भी काम करते हो, और आपकी बॉडी में ज्यादा स्वेटिंग हो जाए, तो फ्लूइड कम होगा या बढ़ेगा? फ्लूइड कम ही होगा सर। कम होगा। और फ्लूइड हम्म। कम होने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। अब हम्म। फ्लूइड की जब भी मैं बात करूं, तो ले दे के खून पानी से ही तो बना है पूरा। 50% हम्म। से ज्यादा तो खून में भी पानी है, यूरिन में भी पानी हम्म। है। शरीर में ही साला 70% पानी है, तो पानी के बिना तो काम ही नहीं चलता हमारा। सबसे ज्यादा हम्म। पानी ही तो है, इसलिए जब भी फ्लूइड की बात करते हैं तो पानी की बात करते हैं। अब किडनी छानेगी तो आरबीसीएस तो छानेगी नहीं। बिल्कुल। आरबीसीएस क्यों छानेगी? डब्ल्यूबीसीएस क्यों छानेगी? प्रोटीन क्यों छानेगी? उसकी तो जरूरत है बॉडी को। तो ले दे के वो हम्म। छानती क्या है? पानी। यूरिन में जैसा अभी आरती ने बताया, 95% तो पानी ही पानी है। थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें रहती हैं जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो 5% बहुत चीजें रहती है, बाकी 95% पानी रहता है।
लेकिन ये पानी का छनना भी बहुत जरूरी है ब्लड में से, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ है, इस मेटाबॉलिक में एक्सक्रीटरी बने होंगे ना। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका मलबा निकलता है कि नहीं, वो मलबा तो हमारे किसी काम का नहीं रहता। हमने टाइल्स लाए और घर में लगाए टाइल्स, तो उसमें से कचरा निकलता है कि नहीं, थोड़ा सा ही सही। हम्म, हमने टाइल्स लगाए तो थोड़ा बहुत कचरा, कतरन वतरन निकलती है, थोड़ी सी रहती है, लेकिन उसको फेंकना तो जरूरी है। तो वही बॉडी करती है कि बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ है उससे जो भी एक्सक्रीटरी बना है उसको यूरिन के थ्रू वो बाहर कर देती है चुपचाप। ठीक है। तो इडीमा, रीनल इनसफिशियंसी, बारबिचूरेट की पॉइजनिंग। अब देखो पॉइजनिंग हो गई बॉडी में, खून में विष आ गया, तो खून को बहुत जरूरी है ना कि तेजी से छाने उसको, तब भी तो हम डायूरेसिस करवाएंगे ना। आ रहा है समझ में? सर बारबीचूरेट का मतलब एक बार थोड़ा बताया था आपने। बारबिचूरेट, बारबिचूरेट एक दवाई होती है हाँ जिसके हाँ। ओवरडोज की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। पॉइजनिंग अच्छा, मतलब होता है बॉडी में विष, जहर वो तो विष सुना है। का बढ़ जाना। सर ठीक है। बारबीचूरेट जो मेडिसिन किस लिए यूज ली जाती है सर? बारबिचूरेट जो मेडिसिन है बेटा, ये सीएनएस को सेड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। ये सेंट्रल मैं नर्वस आपको सिस्टम जब, हो गया। ये जब आपको जब चैप्टर आएगा ना, तब मैं हम्म। बारबिचूरेट्स के बारे में ठीक। बताऊंगा। इट इज अ नार्कोटिक ड्रग। ठीक है, जो कि ठीक। सेंट्रल नर्वस हाँ, सिस्टम पे काम करती है। और ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होती है। इसको खाने के बाद पेशेंट को नशा होता है, तो पेशेंट क्या ठीक। करता है, नशे के चक्कर में इस दवाई को ज्यादा खा लेता है वो। तो ज्यादा खाने की वजह से उसमें हो जाती है पॉइजनिंग। ये आपको कहाँ पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो 5वां यूनिट है, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें आपको पढ़ना है बारबिचूरेट। ठीक है। तो जब मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब बारबिचूरेट्स के बारे में बताऊंगा। इसमें ठीक है। कहाँ होगी बारबिचूरेट, सब देखना पड़ेगा, है ना। कहीं होगी इसमें बारबिचूरेट ड्रग, है ना। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, केवल मैं आपको यूज बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बारबिचूरेट्स का नाम लिया। अभी हमको बारबिचूरेट्स इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। बारबिचूरेट की पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में हम डायूरेटिक ड्रग्स यूज करते हैं, अभी इतना समझ लो बस। ठीक। ठीक है। कहाँ था मैं? ये आपका हो गया बारबिचूरेट की पॉइजनिंग। अब ये जो ड्रग है, मतलब डायूरेटिक ड्रग है, ये आपका बीपी और आईपी के हिसाब से बनाई जाती है। बीपी आईपी क्या है बताओ? कई बार बताया मैंने। ब्लड प्रेशर। वैसे हाइक कम। बीपी तो आप सही बोल रहे हो, ब्लड प्रेशर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडियन इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है। फार्मा। ओके ये ओके। दोनों स्टैंडर्ड बुक्स है जिसके हिसाब से दवाई बनाई जाती है। ठीक है। हम्म। ये बुक में दवाई बनाने की मेथड दी हुई है स्टैंडर्ड, तो यहाँ से ये इंडिया में तो दवाई सर बनाई। ब्रिटिश और आईपी दोनों चलती है ना सर? हाँ, इंडिया में दोनों चलती है, यूएसपी भी चलती है, यूनाइटेड अच्छा। स्टेट्स। ठीक है। ठीक। ड्रग दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन इज कॉल्ड डायूरेटिक। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है। इसमें हम्म। आता है साइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट आता है xanthine डेरिवेटिव्स। xanthine डेरिवेटिव का एग्जांपल है एमिनोफाइलिन और थियोफाइलिन और कैफीन। अब ये xanthine डेरिवेटिव क्या करते हैं, सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं। तो सीएनएस को जब स्टिमुलेट करते हैं तो हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, और हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो बॉडी में प्रेशर बढ़ जाएगा, और बॉडी में जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो डायूरेसिस होगी। ठीक है। तो जिसकी वजह से डायूरेसिस इफेक्ट आता है ये दवाइयों का। मतलब ये दवाइयां एग्जैक्टली किडनी पे काम करती हैं क्या? नहीं, ये करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ऑटोनोमिक पार्ट है उसको ये स्टिमुलेट कर देती है। अब नेक्स्ट आता है पायराजीन डेरिवेटिव, जिसका एग्जांपल है एमाइलोराइड। नेक्स्ट आता है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड का एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड। इसको ये क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर होता है। ये एक एंजाइम होता है जिसको ये इनिबिट करता है, जिसकी वजह से डायूरेसिस हमें मिल जाती है। तो ये ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हो गया। एक होता है फ्यूरॉन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें आता है फ्यूरेसेमाइड। ठीक है। जिसको हम लेसिक्स, लेसिक्स इसका ब्रांड नेम है, इसके इंजेक्शन आते हैं मार्केट में। ठीक है। ड्यूमेटेन, ड्यूमेटेमाइड ये ड्रग का नाम है। हाई सीलिंग एंटी डायूरेटिक ड्रग है ये। हाई सीलिंग मतलब क्या होता है? हाई सील मतलब क्या होता है, किसी चीज को बंद करना। ठीक है। बंद तो करना। ये जो डायूरेटिक ड्रग है, ये क्या करती है? हेलो। डायबिटिक ड्रग्स तो सर वही हो गया ना जो प्रेशर को बढ़ा मतलब बढ़ाने वाले काम करते अब इसको यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो रीअब्जॉर्प्शन को कम करना पड़ेगा, और हैं। रीअब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए क्या करेगी,
जो जहां से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उस जगह को ये सील कर देंगे, पैक कर देंगे। आ रहा है समझ में? हम्म वहां से जो अरे, छिद्र है उसको ये ब्लॉक कर देंगे ड्रग्स, तो वहां से फिर पानी अंदर की तरफ खींचेगा नहीं, तो यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए इसको हाई सीलिंग बोलते हैं। और इसको लूप डायूरेटिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले पे काम करती है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना चित्र में लूप ऑफ हेनले, तो ये लूप ऑफ हेनले पे काम करती है। तो ये ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है, इसको तो बाबू आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताता हूँ जो एग्जाम में आपको बना के आना है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पर आप एक बेंजीन रिंग देख रहे हो, ठीक है। हम्म कर्सर दिख रहा है, ये आपकी हम्म बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है सल्फोनामाइड ग्रुप, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है। ये वाला सल्फोनामाइड ग्रुप है, ये क्लोरीन ग्रुप है। और यहाँ पर ये जो जुड़ा है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? परफ्यूराइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? परफ्यूराइल ग्रुप। और ये आपकी पेंटा रिंग है, हेट्रो टाइप की, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड है। और ये आपकी बेंजीन की रिंग है, लेकिन इसमें यहाँ क्या कनेक्टेड है? इसको क्या बोलते हैं हम? बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड हो गया, यहाँ पर ये सल्फोनामाइड हो गया, और ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये कौन सा हो गया? परफ्यूराइल ग्रुप। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसकी पोजीशन है, यदि हम नंबरिंग करें तो कैसे होगी? कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे हम? यहीं से आगे से NSC यहां CH से टू ना शुरू सर, यहाँ करेंगे से। 1, ठीक है, 2। मैं एक काम करूंगा, अगली क्लास में आपको पेन से बना के फोटो दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और यहाँ मैं पेन चला नहीं पा रहा हूँ। मैं सर अगली क्लास से आपको पेन से इसकी नंबरिंग फोटो खींच के दिखा दूंगा, ठीक है, तो आपको अब समझ में आ जाएगा। अभी यहां से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ये जो बेंजोइक एसिड का ग्रुप है ना, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ऐसी करके हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। फिर इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 5 अमाइनो सल्फोनिल। तो ये कौन सी अमाइनो क्यों पोजीशन है? हो गई? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये देखो 5 पोजीशन पे ये सल्फोनाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये 1, 2, 3, 4, ये 4 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? क्लोरो। और ये 1, 2, ये सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? फ्यूरॉन। ये मैंने बताया ना आपको, फ्यूरॉन रिंग, ठीक है। तो ये आपका फ्यूरॉन हो गया। और लास्ट में इसको बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये COH हाँ ड्रग है, ठीक है। तो ये हाँ इसका आईयूपीएसी नेम आपको समझ में हाँ। आया? ए, एक मिनट आया रो भाई। ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करके याद होगा बाबू आपको, ठीक है। इसमें पहले आप एक बेंजीन रिंग बनाना, और फिर इसकी फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर COH ग्रुप आप जोड़ोगे, बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिर ये जो सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर आपको परफ्यूराइल ग्रुप जोड़ना है, ये वाला NH CH2, और फिर ये पेंटा रिंग जिसमें ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्लोरो ग्रुप जोड़ना है, और यहाँ पर आपको सल्फोनिल ग्रुप जोड़ना है। ये देखो सल्फोनिल ग्रुप है ना, सल्फर है इसमें, ठीक है। तो ये आपका सल्फोनिल ग्रुप है। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया ये वाला, ठीक है। और ये हो गया ड्रग। और ये ड्रग किस कैटेगरी का है? कौन सा ड्रग है ये? डायूरेटिक। और इस ड्रग का नाम क्या है? फ्यूरेसेमाइड। और इसको फ्यूरेसेमाइड नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें ये फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट है, ये देखो फ्यूरॉन दिख रही है। और इस पूरे को साथ में क्या बोलते हैं? परफ्यूराइल ग्रुप, इसको और इसको। और इंडिविजुअली इस रिंग को क्या बोलेंगे? फ्यूरॉन रिंग। तो इस रिंग की प्रेजेंस की वजह से इसका नाम क्या हो गया है? फ्यूरेसेमाइड, या फ्रूसेमाइड भी बोलते हैं, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्म में ड्रग आता है, पेरेंटल रूट से दिया जाता है, ठीक है। तो हाई बीपी के जो पेशेंट रहते हैं उसमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। इसके मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा। अब हम देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज। तो ये जो दवाई होती है इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है। और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है। 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि यदि इसको हम टेम्परेचर देंगे तो ये दवाई का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होगा,
और ये दवाई कोई काम की नहीं रह जाएगी। इसलिए लैसिक्स के इंजेक्शन को फ्रिज में रखा जाता है, ठीक है। वेल क्लोज्ड कंटेनर में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है। यदि ये एयर के कांटेक्ट में आएगी तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये ड्रग अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगी, तो ये ड्रग कोई काम की नहीं रह जाएगी। तो इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है। वेल क्लोज्ड कंटेनर मतलब टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, जो एकदम टाइट बंद हो, जिसके अंदर एयर ना जा सके, ठीक है। तो ये इसकी स्टोरेज कंडीशन हो गई। अब इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, एक बार ये इंजेक्शन पेशेंट को लगा तो 8 घंटे तक उसका डायूरेसिस होते रहता है, ठीक है। 8 घंटे तक उसका डायूरेसिस होता रहेगा, यूरिन का प्रोडक्शन 8 घंटे के लिए बहुत बढ़ जाएगा उसका। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस दवाई की प्रॉपर्टी, ये ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, कोई भी खुशबू नहीं होती है, ठीक है। और इसमें कलर की यदि हम बात करें तो व्हाइट टू येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्युबल होता है। और ये लाइट सेंसिटिव नेचर की ड्रग होती है। अब चूंकि ये लाइट सेंसिटिव नेचर की ड्रग है तो इसको हम एम्बर्ड कलर की बोतल में रखेंगे। कौन सी बोतल में रखेंगे, एम्बर्ड कलर की बोतल में रखेंगे। भूरे कलर की जो बोतल आती है ना, आपने देखा होगा 90% दवाइयां भूरे कलर की बोतल में होती है ना, उसी को बोलते हैं एम्बर्ड कलर। एम्बर्ड कलर हम किसके लिए यूज करते हैं, लाइट सेंसिटिव ड्रग के लिए। यदि ड्रग पे लाइट पड़ेगा तो ड्रग की प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, तो हम उसको एम्बर्ड कलर बॉटल में रखते हैं, जिससे उसकी प्रोटेक्शन होती है, लाइट से उसको बचाया जाता है, यूवी की जो रेज होती है उससे बचाया जाता है। अब फ्यूरेसेमाइड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है ना। तो यहाँ पर आपका ये डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक खत्म होता है। ये आगे आपको समझ में, सर इसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, वो थोड़ा एक बार कल देखो बता देना एक बार। स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। हम्म। और इस रिंग में 4 चीजें जुड़ी हुई है। कितनी चीजें जुड़ी हुई है, 4 चीजें जुड़ी हुई है। एक तो आपका यहाँ COOH ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर जुड़ा है आपका फ्यूरॉन, ठीक है। और ये यहाँ पर जुड़ा है आपका NaCH2। और ये पूरी रिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम परफ्यूराइल ग्रुप बोलते हैं, ये जो पूरा है, ठीक है। यहां से यहां तक इसको हम परफ्यूराइल ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्लोरो, ठीक है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, क्लोरो। और यहाँ पर जुड़ा हुआ है सल्फोनामाइड ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है ना। अब ये नाम ही है बेटा इसका सल्फोनामाइड, अब इसमें हम और क्या बताएं आपको, है ना। जैसे आपका नाम दिलीप है तो आपको दिलीप नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है ना, वो आपका नाम है। तो ये ग्रुप के नाम मैंने आपको बता दिए जो कि कनेक्टेड है, और उनकी पोजीशन बता दी कहाँ कहाँ कनेक्टेड है ना। यहां से मैं नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर COOH ग्रुप प्रेजेंट है ना। और मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप, शायद आपने क्लासेस नहीं ली मैंने आपकी, ये जो नहीं नहीं सर, फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग की अभी तक। होती है ना, ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के बेसिस पे होती है, ठीक है। चलो मैं कल आपको थोड़ा सा और बेसिक रिवाइज कर दूंगा इसका, तो सर आपको समझ फंक्शनल में आए। ग्रुप जो SDFC वही वाले हैं क्या सर? फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, जैसे कीटोन हुआ, एल्डिहाइड हुआ, तो ये जो COH ग्रुप है ना बेटा, इसकी जो प्रेफरेंस है वो सबसे ऊपर है। आ रहा है समझ में, हम्म। ये किसी भी स्ट्रक्चर में जहां पर आपको दिख जाए वहां से नंबरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। COH ग्रुप, है ना। सर कल बता देना एक बार थोड़ा फंक्शनल ग्रुप हाँ के मैं बारे में। थोड़ा और बता दूंगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जितने भी इसमें ऐड है ना, जैसे COH ये भी फंक्शनल ग्रुप है ना। ये हम्म। सल्फोना, ये जो आपको परफ्यूलर दिख रहा है, ये सब फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड है। और ये केमिकल स्ट्रक्चर की एक्टिविटी होती है डायूरेसिस। आ रहा है समझ में, ये डायूरेटिक दवा का स्ट्रक्चर है। और ये दवाई जब जब शरीर में जाती है तो इसके इस स्ट्रक्चर की वजह से हमको एक्शन मिलता है, क्योंकि ये वो वहां पर जाके सीलिंग कॉज करती है। सीलिंग मतलब जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले में ये दवाई जाके वहां पर पोर्स को ब्लॉक कर देती है इसके स्ट्रक्चर की वजह से। आ रहा है समझ में। और फिर वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, क्योंकि दवाई वहां पर ब्लॉक कर देती, सील कर देती, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, लूप ऑफ हेनले में। अब सील हो जाएगा तो वाटर अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। और वाटर अंदर नहीं आएगा तो बाहर ज्यादा जाएगा, तो हो गई डायूरेसिस, है ना। अब ये स्ट्रक्चर है, इसमें देखो 2 रिंग दिख रही है आपको, एक रिंग ये वाली दिख रही है पेंटा रिंग, और ये वाली हेक्सा रिंग, ठीक है। हेक्सा रिंग क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन कितने गिनो भला, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए ना सर? 6 कार्बन हो गए। अब ये देखो ये 6। पेंटा रिंग है, इसमें ये देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक, दो, सॉरी 1, 2, 3, 4,
और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो रिंग तो पेंटा हो गई है ना, पेंटा रिंग हुई कि नहीं, क्योंकि ये देखो पूरा 5 कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, इसके कॉर्नर कितने हैं, 5 है ना, इसलिए पेंटा रिंग है। लेकिन यहाँ पर इसमें कार्बन की जगह क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। इसलिए तो हम इसको कौन सी रिंग बोल रहे हैं, फ्यूरॉन बोल रहे हैं, है ना। फ्यूरॉन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसमें ये 2 रिंग प्रेजेंट है, और ये 2 रिंग आपस में, अच्छा इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, इसको हम बोलेंगे 1, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 2, यहाँ पर 3 4 5 और 6, ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, देखो 5th पोजीशन पे क्या है, अमाइनो है ना, देखो अमाइनो सल्फोनिल ग्रुप, ये अमीन हो गया और ये सल्फो हो गया, ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन है, कौन सी है दिलीप, 5 पोजीशन है सर, ये तो पता है। हाँ तो देखो यहाँ लिखा है ना 5 अमीनो सल्फोनाइल, यहां तक समझ में आया। हाँ अब सर, उसके मुझे बाद ये कौन सी पोजीशन है जहाँ क्लोरीन ऐड है, बताओ। 4th है सर। हाँ तो ये देखो सर ये 4 लिखा बेंजामिन है कि स्ट्रक्चर तो नहीं, पता है सर मुझे, जैसे 6th वगैरह ये तो पता है। तो इसी के आधार पे तो नामकरण किया है। अब क्या समझ में नहीं आया इसमें आपको, नहीं सर, चलो आगे फिर पूछूंगा सर कभी थोड़ा, है इसमें ना। जो ये 5 नंबर पे एमिनो क्यों आया, 4th नंबर पे क्लोरो क्यों आया, ये सब पूछ रहा था सर। बेटा ये स्ट्रक्चर है दवाई का, आ अच्छा रहा है अच्छा। समझ में, ये नेचर से मॉलिक्यूल मिला है, ठीक है सर। ये नेचर से ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जिसको वैज्ञानिकों ने ढूंढ के निकाला है, जो ये एक्शन दे रहा है, आ रहा है समझ में। अब तुम हाँ नहीं सर, बोलोगे कि मुझे तो नेचर ने, अब जैसे ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, ये बताओ, फ्रक्टोज का एक बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता होता है, है जैसे, सर बेंजीन बेंजीन का का एक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर वैसे ही होता इनका भी होगा। है ना। अब बताओ बेंजीन का जो रिंग है उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं रहेंगे, और यदि उसमें सब्स्टिट्यूशन होंगे तो चेंज होता चला जाएगा कि नहीं सब कुछ। बिल्कुल आपको होता दुनिया जाएगा। जहां की दवाई मिलेगी जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको ये जो दिख रहा है ना, हम्म हेक्सा, हम्म ये आपको बहुत सारी दवाइयों में मिलेगा, लेकिन इस पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज होते चली जाती है, आ रहा है समझ में। अभी हम्म यहाँ पर आप पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो ये रिंग तो दिखेगी, लेकिन यहाँ पर दूसरे हम्म, फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, तो इसकी एक्टिविटी अच्छा। चेंज हो जाएगी, आ रहा है समझ में। हाँ हाँ। किसी भी स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। हम्म अभी ये पूरा दवाई का स्ट्रक्चर है और ये नेचर से मॉलिक्यूल आइसोलेट किया है, वैज्ञानिकों ने इसको ढूंढ के निकाला है, और ऐसे ही स्ट्रक्चर लैब में भी बनाए जाते हैं। लैब में कैसे बनाए जाते हैं, नेचर से मिला ऐसा, वैज्ञानिकों ने सोचा यार यहाँ कुछ जोड़ के देखे क्या, ये क्लोरीन को यहां से हटा के यहाँ जोड़ के देखे क्या, ये क्लोरीन को यहां से हटा के यहाँ जोड़ के देखे क्या, आ रहा है समझ में। ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं केमिस्ट्री में, जो रिसर्च जो लोग करते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक, तो वो स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, फिर उसके एक्टिविटी को चेक करते हैं कि उसकी एक्टिविटी बढ़ी या कम हुई, आ रहा है समझ में। हाँ बीमारी को सर, आ ठीक रहा करने के था। लिए उस मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को चेक भी तो करना जरूरी है। ये तो हमने पढ़ लिया भैया कि ये स्ट्रक्चर डायूरेटिक एक्टिविटी दे रहा है, लेकिन इसको खोजने में 20 साल लगा दिए वैज्ञानिकों ने, और हमने इसको एक बार में पढ़ लिया, लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचे कितने प्रैक्टिकल किए होंगे, तब ये स्ट्रक्चर उनको मिला होगा, है ना। अब इस स्ट्रक्चर में यदि चेंज कर देंगे तो सिंथेटिक ड्रग्स बन जाएंगे, एक होता है नेचुरल ड्रग्स, एक होता है सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक ड्रग जो लैब में बनाए जाते हैं, और नेचुरल ड्रग आर्टिफिशियल। वो होते हैं जो नेचर से सीधे आ गए, ठीक है। हम्म जैसे नेचर से हमें एक ड्रग मिला जो कैंसर को ठीक कर रहा है, ठीक है, जैसे हमने विनका के प्लांट से रिसर्पिन निकाल लिया, विनकस्टिन विनब्लास्टिन, ये 2 मॉलिक्यूल है जो कैंसर ठीक करते हैं, हमने ये 2 मॉलिक्यूल निकाल लिए, इनके भयंकर बड़े स्ट्रक्चर एक पन्ने में आता है पूरा। अब वो स्ट्रक्चर में वैज्ञानिकों ने कुछ चेंजेस कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना था, उसके साइड इफेक्ट को कम करना था। जैसे वैज्ञानिकों ने देखा कि यार ये क्लोरीन ग्रुप की वजह से साइड इफेक्ट आ रहा है, तो वो इसको हटाने का प्रयास करते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, है ना, और फिर जब वो इसको हटा देते हैं तो साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक इस स्ट्रक्चर पे रिसर्च कर चुके हैं और ये स्ट्रक्चर बढ़िया काम करता है डायूरेटिक की तरह, ठीक है, इसलिए हमको ये स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ रहा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। सर, आज के लिए बहुत इतना सर। हाँ चलो, आरती जी कुछ समझ में आया, जी सर, थोड़ा बहुत आ रहा है सर। थोड़ा बहुत आ रहा है, चलो मुझे तो ठीक सर है, समझ में आने आ गया सर, ये पूरा है आने सर, मुझे तो लगेगा समझ में आ धीरे गया धीरे धीरे, है ना। एक्चुअली मेरा भी केमिस्ट्री, मेरा स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री से नहीं है, फार्माकोलॉजी से है, ठीक है,
तो नहीं सर, अब केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात को रटा सुबह सफा, वही अरे थोड़ी क्या बहुत। बात है दिलीप, तुम तो शायर हो गए। सही है। देखना कहीं तुम्हारी वाइफ ना सुन ले बेटा, नहीं तो तुम्हारा सर हुक्का वाइफ, पानी बंद हो जाएगा। सर वाइफ का फोन भी आ रहा है, बात करना, फोन आ चलो रहा सर है? ठीक है। अच्छा चलो ठीक है ना। ओके सर। ओके। ओके, गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट, थोड़ा पढ़ना है ना, फिर कल डिस्कस करते हैं हम। श्रद्धा बेटा आपको समझ में आया? यस सर। सो तो नहीं गए थे? नो सर। चलो ठीक है ना, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड ओके नाइट सर, गुड आरती। नाइट सर। गुड गुड नाइट सर। नाइट। बाय।